साथियों, आज हम 2022 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने 2020 और 2021 के पेपर का एनालिसिस किया है, जो कि हमारे 6 दिसंबर के यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम थीम देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, जो कि जिसके आने की संभावना बहुत अधिक रहती है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 पुणे में। इनकी प्रसिद्ध रचना है गुलामगिरी। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। अब ये करंट अफेयर्स है, ठीक। ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है क्योंकि यह पेपर जो था ये था 2022 का और ये उसी समय का करंट अफेयर्स है। लेकिन हमें क्या सीखना है इसमें से? हमें सीखना है कि जो वार्षिक रिपोर्ट होती है मंत्रालय की, खासकर खान मंत्रालय की, हमें उन्हें देखना है, ठीक है, उन्हें याद रखना है। उनमें लॉ एस्क, कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्क होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022। अब यहाँ से हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सूचकांक, जो कि हर साल पूछा जाता है, ठीक है। आगे पूछ सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो हमें सूचकांक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसे 4-5 सूचकांक होते हैं जिनको हमें याद रखना है। अब ये देखिए टाइप्स। प्रश्न पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भवन और निर्माणकर्ता। अब ये है 3, 4, 1, 2, ठीक, ये ऑप्शन है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब ये फैक्ट आपके एग्जाम पेपर में मिल गया जो कि सही है, इन्हें आप पूरी तरीके से रट जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आगे पूछ सकता है कि सुल्तानगढ़ी दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी दे देगा और इनमें से जमात खाना मस्जिद दे देगा, या 2.5 दिन का झोपड़ा दे देगा। पूछ देगा कि इनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण कराया था, ठीक। तो PYQ को देखने का हमारा यह उद्देश्य होता है कि हमें जो प्रश्न सही होते हैं उन्हें तो रटना ही रहता है, साथ ही हमें ट्रेंड देखना रहता है, पैटर्न देखना रहता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस। क्यों? क्योंकि भूमि जल के अत्यधिक दोहन के कारण। अब ये देखिए असर्शन रीजन, इसको देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। क्योंकि अब यहाँ पे आपको क्योंकि लगा के इसको पढ़ना है। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। हाँ, तो ये इसका रिलेशन बन रहा है। तो A तथा R दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या है। ऐसे प्रश्न बहुत ही ईजी भी कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं कि आप कॉमन सेंस से, लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देख करके, ऐसे प्रश्न को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब ये देखिए करंट अफेयर, जिन्हें मैंने सर्कल किया है वो करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? तो आपके लिए यह जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, खासकर खेल से संबंधित। डाइक्लोरोडाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक क्या है? तो यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, एक क्लोरीन युक्त कीटनाशक है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप। अभी मैंने बोला था आपसे कि हमारे लिए खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इससे पहले टूर्नामेंट पे पूछा प्रश्न, अब ये है यहाँ पे ब्रिज चैंपियनशिप, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो हरियाली। कब शुरू हुआ था? तो 2003। अब ऐसे प्रश्न को आपको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यह 2003 का करेंट अफेयर का प्रश्न है, नहीं। आप ये याद रखिएगा कि आपके पास 150 प्रश्न हैं। 150 में से 10 प्रश्न आपके पास ऐसे होंगे जिन्हें आपको छोड़ देना है, ठीक है। आपको 140 प्रश्न में से ही नेट 100 क्वेश्चन निकालने ही हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को देखिएगा तो उस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, उसकी एक बार रीडिंग करिएगा, अगर आएगा तो टिक करिएगा, नहीं आएगा तो तुरंत आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। इसे देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। 11वां, ये देखिए डायरेक्ट प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986। नेक्स्ट अब पूछने की संभावना है कि जल अधिनियम कब आया, ठीक है, और वायु अधिनियम कब आया? ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा।
शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो यह थीम हमारे लिए क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन यह इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न से हमें 2 थीम पता चले कि मौलिक अधिकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और संविधान संशोधन, जिनमें से 103 वाला इंपॉर्टेंट है, 86वां इंपॉर्टेंट है। ठीक, 86वां के बारे में हम देख लेंगे कि अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 45 संशोधन कर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा का दायित्व राज्य पर रखा गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए और अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। यह एक बारीक डिफरेंस है जिसे आपको बिल्कुल भी ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रश्न में ऐसे घुमा देगा, इसमें ये प्रोविज़न यहाँ पे रख देगा और ये वाला इधर रख देगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में ये देखिए करंट का प्रश्न है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे ही आपको इस तरह के प्रश्न दिखेंगे नहीं है, आप उसे तुरंत सर्कल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं या जिनका 1-2 नंबर से रुक जाता है प्री, वो ऐसे ही प्रश्न में सिली मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे अगर 1-2 प्रश्न भी आपने अगर सिली मिस्टेक कर दिया तो आपके लिए प्रीलिम्स को इन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें देखेंगे मणिपुर 62। अब यहाँ पे आएगा कि सर ये क्या मुझे 28 राज्यों और 8 यूटी के बारे में पूरा याद रखना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि यह पेपर था 2022। ठीक, उसी समय उत्तर प्रदेश में चुनाव था। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हमारा पेपर है 6 दिसंबर को। ठीक है, और अभी हमारे देश में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तमिलनाडु में, असम में, ठीक, पुडुचेरी में और भी 1-2 जगह और हुए हैं चुनाव। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि हमें इन राज्यों के, और केरल में हुआ है, ठीक है, विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट, इनके बारे में याद रख लेना है। यानी कि 6 दिसंबर तक आपके पास करंट के ऐसे 8 से 10 राज्य मिल जाएंगे जिनके बारे में आपको राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट याद रख लेना है। साथ ही अब यहाँ पे आपको 3 राज्य मिल गए। ठीक, उनमें उसको ऐड कर दीजिएगा कि गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70 और मणिपुर में 60। ठीक है, तो ऐसे स्मार्ट स्टडी किया जाता है। ठीक है, PYQ के थ्रू ऐसे आपको चीज़ों को याद रखना है, सॉल्व करना है। ठीक, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा की संरचना। अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500, न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 60, लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद के रूप में इससे कम सीटें दी गई हैं, जैसे कि गोवा और सिक्किम में। यहाँ पे देखिए गोवा में 40 है। ठीक, तो हमें अनुच्छेद पता चल गया 170, अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में पता चल गया कि 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या के बारे में पता चल गया कि 60। ठीक, कुछ अपवाद होते हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया, 3 जान लिया, और हमें आगे कैसी अपनी रणनीति रखनी है इसको ऐसे प्रश्न को लेकर के वो भी जान लिया। ठीक है, अब देखिए मानव विकास सूचकांक 2022। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि सूचकांक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह आपका एक थीम हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको कावेरी का उद्गम देखना है, इसकी सहायक नदी, नर्मदा का भी यही करना है और ताप्ती और महानदी का भी। ठीक, ऐसे अगर आप करेंगे तो आप निश्चिंत रूप से बिना ज़्यादा मटेरियल को कलेक्ट किए अपने प्रीवियस ईयर से अधिकांश क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप इसके बारे में लिख लीजिएगा, कावेरी, महानदी, ताप्ती के बारे में। ठीक है, उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट। इसे काला शीशा भी कहते हैं। तो ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? काला शीशा भी कहते हैं। यह उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये तीनों, कोयला, फ्लोरीन और हीरा, ये कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 18वें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित है? तो सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये आपका कलकत्ता में, यह सही सुमिलित है। अब इनके बारे में हम देख लेंगे कि राधा स्वामी सत्संग, स्थापना हुई थी 1861 में, स्थान इसका आगरा, संस्थापक है शिव दयाल साहिब। सनातन धर्म रक्षणी सभा स्थापना हुई थी 1873 में, स्थान है कोलकाता, और भारत धर्म महामंडल स्थापना
1887 स्थान हरिद्वार। देव समाज स्थापना फरवरी 1887, स्थान लाहौर, संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। अब हम देखेंगे नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो मीथेन। मीथेन क्या है कि नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन। मीथेन क्या होता है, तो यह एक रंगहीन, गंधहीन, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ठीक। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो खंबात तट। ठीक। अब ये देखिए फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक। इसे आप पूरी तरीके से रट जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आगे आपको इसी तरह से प्रश्न फिर मिलेंगे। असर्शन रीजन। अभिकथन। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये इजी प्रश्न में आता है। ठीक है, इसको देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है एग्जाम में कि इतना बड़ा स्टेटमेंट देख लिया और फिर इसे स्किप कर दिया। नहीं, आप एक बार इसे रीडिंग करिए, यहाँ पे क्योंकि लगाइए, आपको एक लॉजिकल रीजन मिल जाएगा, फिर आप सही उत्तर पर पहुँच जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। अगर आपने बेसिक बुक भी पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे ये फैक्ट मिल जाएगा। इन मुद्राओं के तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करते थे। 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे आपको एक ट्रिक या कहेंगे, यहाँ कह सकते हैं कि एक टिप्स दूंगा कि जब लगभग लगा कर पूछ दिया तो यहाँ पे एग्जामिनर ने एक सेफ गेम खेला है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अधिकांश सही होते हैं। ये नहीं कि सभी प्रश्न, लेकिन अधिकांश। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस ईयर के ऐसे ही पेपर उठाइए, वहाँ पे इस तरह के जो पैटर्न आपको दिखे उसको आप एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक, तो ये लगभग मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपके 100 में से 100 क्वेश्चन में सॉल्व हो जाए, नहीं, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। जब अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो इसको आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसका प्रूफ लेना है तो आप पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, वहाँ पे आपको इसके बारे में इसका प्रूफ आपको दिख जाएगा। ठीक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 क्लॉज 2 में। मैच द फॉलोइंग। तो हमारे लिए दिवस, घटना, अवसर, साथ ही इनके थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप ये इसके बारे में पूरा याद रख लीजिएगा कि ये इस डेट को, इस तिथि को मनाया जाता है। ठीक, अप्रैल 2022 में। करंट अफेयर। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन। कब हुआ था, तो 18 अगस्त 2015। मार्च 2022। करंट अफेयर। मिस वर्ल्ड, ये थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप इस बार के करंट अफेयर्स में पढ़िएगा 2025-26 में। ठीक है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है, तो अग्रणी बैंकिंग योजना। RBI ने कब शुरू किया था, तो 1969 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि यह जो प्रश्न है यह UPSC का PYQ है। ठीक, मैं यहाँ पे बार बार PYQ पे क्यों जोर दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आपने UPSC UPPCS के अदर एग्ज़ाम जैसे RO, BEO, ठीक, BPSC और भी अदर स्टेट के अदर स्टेट के एग्ज़ाम के अगर आपने PYQ को सॉल्व कर लिया तो आपको 150 में से 70 से लेकर के 80 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया MCQ का, जिसका फीस बस 99 रुपीज़ है। उसमें मैंने इन UPSC UPPCS के अदर एग्ज़ाम UPPCS के तो होंगे, साथ ही RO BEO इनके भी और BPSC के भी एग्ज़ाम के भी MCQ रहेंगे, जिनमें डेली आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, और वो आपको लाइव नहीं रहेगा, आपके लिए एक तरीके से वो ऐसा ही रहेगा जैसे कि अगर आपने आज दिया तो कल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, परसों भी सॉल्व कर सकते हैं। और आपके लिए
यह एक फ्लेक्सिबल रहेगा। आप 9 बजे अगर अपलोड होगा तो आप 10 बजे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप 11 बजे भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन सुबह और 50 शाम में। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, इसे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से थीम के साथ 2020 से लेकर के 2025 तक के प्रश्न का एनालिसिस किया। उसमें मैंने थीम और पैटर्न किस पे पूछे जा रहे हैं उनका मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया है, ठीक है। साथ ही बाकी की डिटेल आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पता कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि बेसिलस हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारक है निमोनिया के। यह संक्रमण हवा में फैली बूंदों के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं? तो 1 और 2 ये इनके बारे में हम देख लेते हैं कि नेपाल तिब्बत सीमा पर महान हिमालय का भाग है और ये भी नेपाल तिब्बत सीमा पर है, ठीक। अन्नामलाई और सिरुमाली ये दोनों दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्षेत्र में है। सिरुमाली कहाँ पर है? तो तमिलनाडु। अन्नामलाई केरल तमिलनाडु की सीमा पर। ये बजट है उत्तर प्रदेश का, ठीक। तो जब हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल में हमें बजट पर भी ध्यान देना है। वहाँ पे क्या, तो बजट का आकार देखना है, इसमें नई योजनाएं क्या हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपका आ गया मैच द फॉलोइंग, इसमें भी देख लीजिए, आपको ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। कभी डायरेक्ट प्रश्न मिल जाएगा, कभी सीधे मैच द फॉलोइंग दे देगा, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपने देखा कि PYQ में ही आपको पेपर में ही आपको कई फैक्ट मिल जा रहे हैं जिन्हें आपको डायरेक्ट याद रखना ही रखना है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कि अभिकथन, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। लिम्नेटिक क्षेत्र होता क्या है? तो यह किसी समुद्र या झील का प्रकाश संश्लेषण का सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है, ठीक। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही है? तो भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है? नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है। हमने इसको कट किया तो यह ऑप्शन गया, ठीक। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, हाँ, तो 2 ऑप्शन सही है। तो 2 किस में है? इसमें है 2 इसमें नहीं है, ये यानी कि ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, हाँ, ये सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन आपका सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है? तो नहीं, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो कतरनिया घाट। किशनपुर कब? तो 1972। चंबल 1979। तो हमारे लिए यूपी स्पेशल में वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही उनकी स्थापना कब हुई यह इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आप यहाँ से कतरनिया घाट के बारे में जान गए। चंबल 1979 और किशनपुर 1972। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? कभी पूछ देगा कि क्रम से बताइए कि इनका क्रम क्या था। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो संविधान की मूल संरचना क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक शासन, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि। अब क्या यही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? समय समय पर इसकी अवधारणा को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर आपने 2020 और 2021 के पेपर का एनालिसिस देखा होगा तो एक बार 2020 में क्या पूछा कि इनका क्रम बताइए, ठीक है। फिर 2021 में भी यही पूछा। 2021 में शायद ईयर पूछा था, आप पेपर को देख सकते हैं। अब देखिए 2022 में पूछ दिया कि संविधान की मूल संरचना किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो यह होता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने का इम्पोर्टेंस। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1, 3, 4, 2, ठीक। ये आपका हो गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 अमेरिका, ये भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया 2021 के पेपर में, ठीक। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ पूरा, तो आप इसको ध्यान से समझिए
कि जब मैं 2020 से लेकर के पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ 2020, 21, तो जो कुछ फैक्ट 2020 में मैंने बता दिए हैं तो मैं उसे 2021 में बताने का उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि इससे वही चीज़ रिपीट होंगी। ठीक, अब मैंने जो 2021 में बता दिया, अब वही अगर 2022 में आएगा तो 2022 में वो बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस इसके शॉर्ट में इसको लिख दिया कि गदर पार्टी की स्थापना 1913, चिटगांव शस्त्रागार छापा 1923। लेकिन अगर आप पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने चिटगांव शस्त्रागार के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है और गदर पार्टी के बारे में भी बताया है। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915, इन सब के बारे में भी बताया है। मैच द फॉलोइंग 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनके बारे में भी आपको देखना है। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमिलित हैं? तो 1 और 4 तो सही सुमिलित है। केरिया उड़ीसा, पालियान तमिलनाडु, कुकी तो ये त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम से संबंधित हैं। यान्दी ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है क्योंकि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। ए तथा आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही व्याख्या है। ये सभी बेसिक प्रश्न है। अगर आपने बेसिक बुक पढ़ा होगा या अगर आपने NCERT तो पढ़ा ही होगा बेसिक, तो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो सर हेनरी मैन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपको छोड़ना है, तो ये 10 प्रश्न में आप इसको भेज दीजिए। यानी कि 2 प्रश्न आपके ऐसे हुए जिन्हें आपको नहीं देखना है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उस पर परेशान नहीं होना, आपको इसे छोड़ देना है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपके लिए थीम क्या मिला आपको कि आपको जो अनुवाद हुए हैं मध्यकालीन भारत में उनके बारे में एक दो कुछ फैक्ट हैं, एक दो नहीं कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लेना है। ठीक, जैसे अमीर खुसरो के बारे में आपको देख लेना है कि इनकी रचना क्या थी। जैसे नूर सिपिहर, ऐसे इनकी बहुत सारी रचना है, उनके बारे में आपको देख लेना है। अभी ये देखिए योजना प्रारंभ वर्ष। ठीक है, इसको लेकर भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपको ये दिख गया, आपके जो भी आपके पास कंटेंट है मटेरियल उसमें दिखा तो आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर नहीं मिला तो अब इसके लिए आप अलग से कोई भी, ये नहीं कि आप गूगल जाके करेंगे उसमें आपको देखना पड़ेगा, नहीं, आपने यहाँ पे से रट लिया, अच्छी बात है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछेगा तो आप सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं तो इसे तीसरे प्रश्न में शामिल कर लीजिएगा उस 10 प्रश्न के खेमे में। ठीक, करंट का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये तो इम्पोर्टेंट थीम हुआ, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे करंट के प्रश्न को आपको याद रखना है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। लता मंगेशकर, ये भी एक करंट का प्रश्न है उस समय का। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है पे तुरंत आप इस तरह से सर्कल करेंगे, तो बसरा। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। हाँ, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या। अब इनके बारे में भी मैंने पूरा अच्छे से बताया है प्रीवियस ईयर के पेपर में, आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं। ये करंट का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है पे तुरंत सर्कल कीजिएगा? तो बदुआ, ये बदुआ बिहार में है। अब बघेलखंड कहाँ पे? तो बलरामपुर, अरोरा मिर्ज़ापुर, अडवा मिर्ज़ापुर। ठीक, तो यूपी स्पेशल में आपको बांध के बारे में भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो माल्को मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पे? तो मैटूर तमिलनाडु, और ये बाकी सही ऑप्शन है। तो आपको यहाँ से 3 फैक्ट मिले।
और एक ये 4 फैक्ट। तो एक प्रश्न से आपको 4 फैक्ट मिल गए। अब जैसे इजी प्रश्न से आपको 4 फैक्ट मिले कि अडवा, मिर्ज़ापुर, अरोरा, मिर्ज़ापुर, बघेलखंड, बलरामपुर और बदुआ बिहार। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये अगर आप ऐसे प्रश्न या फिर ऐसे प्रश्न के फैक्ट को अगर आप एक बार याद रख लेते हैं तो आगे आपको इस तरह से इसी पर आपको कई प्रश्न और देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार इसे आप याद रख लीजिए, फिर आप इसे जब भी अगर पूछेगा तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, ठीक। बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, ठीक है। ये इनका क्रम है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो 12वां शिलालेख। आपके लिए एक और होमवर्क है कि आप 11वां शिलालेख के बारे में एक बार गूगल करिए, 13वां और द्वितीय गूगल करके इसी पीडीएफ के सामने लिख दीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ होमवर्क के लिए आपसे कि इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें आपको बस 1 मिनट में आप इन तीनों के बारे में जान लेंगे और ऐसा करने से आपका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाएगा, ठीक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परिरक्षण करती है लोक लेखा समिति। क्या अनुच्छेद 148 से संबंधित है। लोक लेखा समिति स्थापना 1921 1919 के अधिनियम के तहत। सदस्य होते हैं इसके 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1977। अभी हमने देखा ना, ऊपर एक प्रश्न पूछा था कि कतरनिया घाट से संबंधित था कि कब इसकी स्थापना हुई थी। ईयर लिख के और नीचे ऑप्शन दिया था कि इनमें से किसकी स्थापना इस समय हुई थी। तो उसी में आपको यहाँ पे यही करना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी। एग्जैक्ट लोकेशन यह इंडो नेपाल सीमा पर तराई क्षेत्र में स्थित है। मैच द फॉलोइंग, ये आपका ऑप्शन है, आप इसे पूरी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एसडीजी के बारे में मैंने नीचे बताया है, बाकी के एसडीजी के बारे में, ठीक। आप अभी यहाँ से ये याद रख लीजिए इनके बारे में। सही ऑप्शन ये है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आपको दिख रहा है कालक्रमानुसार, तो यही इंपॉर्टेंट थीम है। जब भी आप इतिहास या फिर पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट ईयर रहेंगे उनके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका ये ऑप्शन सही। रणथंभौर 1301, गुजरात 1299, वारंगल 1310, चित्तौड़ 1303। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो ऊन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की? अब आपके लिए 2023 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद के आधार पर योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बागपत गृह सजावट के लिए प्रसिद्ध है। और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, अमेठी मुंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद। तो आपके लिए यहाँ से 3 फैक्ट मिले और एक मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। 4 फैक्ट हो गए आपके एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश। अब यहाँ से आपने देखा कि आपको सभी जनपदों के बारे में नहीं याद रखना है, ठीक। कुछ कुछ जो स्पेशल होते हैं उनको याद रखना है, जैसे कि जो करंट में है उन्हें आपको याद रखना है और साथ ही जो पीवाईक्यू पूछे गए उनके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इस एप्टीट्यूड से आपको, इस अप्रोच से आपको चलना है। कालक्रमानुसार ये ऑप्शन सही है। मुदगी का युद्ध 1845, पोर्टो नोवो का युद्ध 1781, सकरखेड़ा का युद्ध 1724, बेदरा का युद्ध 1759। तो यहाँ पे आपने इनके बारे में याद रख लिया। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो प्रतिजीवाणु। ये करेंट का प्रश्न है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? तो 1996 में। मैंने अभी आपको बताया कि आपको पॉलिटी में भी
कुछ ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद रखना होता है। अभी हम देखेंगे अशोक मेहता से संबंधित देखेंगे कि अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, GV राव समिति की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया, तो 1996 में। तो जब भी पॉलिटी पढ़िएगा, जो भी इम्पोर्टेंट समिति या अधिनियम रहेगा उनके ईयर के बारे में आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल। इम्पॉर्टेंट थीम है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा। म्यांमार का पेंगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो खनिज तेल। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन में। ये करेंट का प्रश्न है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है, तो लोकतक। कहाँ पे, मणिपुर। इसमें थोड़ा सा आयोग ने अपने तरफ से इसे एक शर्त माना था, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा प्रश्न था, ये विवादित था थोड़ा, ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। ये करंट का प्रश्न है। अब आते हैं 76। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है क्योंकि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। नहीं, ए सही है परंतु आर गलत। अब ऐसे में अगर आपने एक इसको ढूंढ लिया कि एक गलत है, तो ये गलत, दोनों से में आर गलत है ही, दोनों से में आर गलत है, सीधे आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो बिल्कुल भी मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। थोड़ा हम देख लेते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को नहीं देखा जा सकता वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नमक एवं पानी का घोल समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में इसके घटक समान अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक, अब ये देखिए विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष, देखिए यहाँ लिखा ना निर्वाचित, देखिए यहाँ पे लिखा ना निर्वाचित अध्यक्ष। तो वही मैं कह रहा था कि जो पिछले एक साल में इम्पॉर्टेंट विधानसभा चुनाव हुए होंगे उनके आपको सीट, लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही CM, साथ ही उनके निर्वाचित जो अध्यक्ष होंगे उनके बारे में आपको याद रखना है। ऐसे ही हमें थीम पता चलता है कि हमें किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो कि संबंधित है जनसंख्या से। इसमें बताया जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय प्रगति से। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति से जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय प्रगति से। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946। नेक्स्ट अब प्रश्न क्या पूछेगा कि कब कार्यभार ग्रहण करने का तिथि निर्धारित किया गया था। तो इसमें यह प्रावधान था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी। तो घोषणा कब हुई थी, 24 अगस्त 1946, और कार्यभार ग्रहण करेगी 2 सितंबर 1946। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो अमरावती। कब की है, तो यह सातवाहन कालीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट देखें, यह इंपॉर्टेंट है, तो ये करंट का प्रश्न था। ओजोन दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, आपको ऊपर बताया था कि कुछ दिया था पर्यावरण दिवस और भी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस दिया था, मैंने कहा था कि आपको ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसी पेपर में आपको प्रूफ मिला कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक, अब आपको दिवस तिथि याद रखना है, क्यों मनाया गया ये याद रखना है। ठीक, साथ ही आपको थीम भी याद रखना है कि इस दिन थीम क्या थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919। शंकरन नायर के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे कि इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक, तो दो लोग इस फैक्ट में दो लोग के बारे में हमने पढ़ा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागा था और शंकर नायर ने
वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। देखिए क्या दिखा आपको, जो पहला प्रश्न था उसके बारे में आपको दिखा ना यहाँ पर कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो कौन थे, तो ज्योतिबा फूले। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 सितंबर 1873 पुणे में। तो ये मेरा उद्देश्य है आपको PYQ के माध्यम से बताने का। फिर आ गया मैच द फॉलोइंग, भारत के जलप्रपात और अवस्थिति। ये सही है, इन्हें आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस पेपर PYQ की डिस्कशन से मैं आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो प्रीवियस ईयर में जो फैक्ट सही दिए गए हैं हमें उन्हें याद रखना है। क्यों, क्योंकि भारत के जलप्रपात तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जब UPPCS ने पूछा है एग्ज़ाम में, तो पहले हमारा जो कर्तव्य होगा, दायित्व होगा, पहले हमें उसके जो दिए गए फैक्ट सही हैं उन्हें याद रखना है। फिर उसके बाद से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको याद रखना है। फिर जो करंट में इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है। फिर अगर आपको लगता है कि आप सभी याद रख सकते हैं तो फिर आप सभी याद रखिए। तो इस तरह से आप 1 2 3 तरह से एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको याद रखते हुए जाइए। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, तो जो पर्यावरण से मित्रवत हो। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 या 21 में पूछा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये दोनों सही हैं। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि इनको याद रख लिया आपने, और कुछ जो और इम्पॉर्टेंट आपको दिखेंगे रिपीटेड हैं उस तरह से याद रख लीजिए, जो अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं इस तरह से याद रख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर ही मैंने आपको बताया कि भारत के जलप्रपात आपने UPPCS के एग्ज़ाम से याद किया, फिर BPSC के एग्ज़ाम में भी कुछ पूछे गए होंगे उन्हें आपने याद रखा, फिर UPSC में पूछे होंगे आपने उन्हें याद रखा। तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि और भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें याद रखना है। इसी के लिए मैंने एक MCQ बैच स्टार्ट किया है, जिसका फ़ीस बस 99 रुपीज़ है, और ये आपको 6 दिसंबर तक बस एक ही टाइम पेमेंट करना है। उसके बाद बार बार पेमेंट आपको नहीं करना है। एक बार आपने पेमेंट किया, 6 दिसंबर तक आपको इसमें क्विज़ मिलते रहेंगे डेली 100 क्वेश्चन, ठीक है। सुबह 50 और शाम में 50, संडे को नहीं, क्योंकि संडे को फिर मुझे और भी उसको कलेक्ट करना होगा ना इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए तो संडे बस एक दिन छुट्टी, बाकी आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और बाकी की जानकारी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सिविल अफेयर्स IAS PCS, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा और जो भी अपडेट होता रहेगा वो सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए मैच द फॉलोइंग 2 1 4 3, ठीक। हाँ, एक ये छूट गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो एकिडीना। अंडे देने वाले स्तनधारियों को मोनोट्रेम्स कहा जाता है। फिर मैच द फॉलोइंग, यही टाइप्स हैं, ठीक है। जो यही टाइप्स होते हैं प्रश्न के कि मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन वाले। तो आपको अपना एप्टीट्यूड इसी के अकॉर्डिंग डेवलप करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 तथा 2। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। हाँ, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। अगर आपने बेसिक भी एक बार रीडिंग किया होगा तो आपको ये पता होगा इन दोनों फैक्ट के बारे में। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को, ये भी करंट का प्रश्न है। मैच द फॉलोइंग, देखें यहाँ पे आपको मिला ईयर, ये आपको ईयर याद रखना है। तो बस आप इसे एक बार रट जाइए, एक बार रटेंगे आपको कई एग्जाम में ये फ़ायदा देगा। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। 1 और 2 दोनों सही है। यह भी रिपीटेड प्रश्न है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे, तो मारवाड़।
भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन। तो हमारे लिए सेंसस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जैन समुदाय की जनसंख्या भारत की कुल आबादी का लगभग 0.4% है। करंट का प्रश्न। अब ये देखिए सेंसस, यूपी का सेंसस। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ये आपका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस नासा के अंतरिक्ष यात्री? यह भी करंट का प्रश्न है। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित व्यवस्थित कीजिए। तो क्रमानुसार, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि क्रम के अनुसार पूछने वाला। तो ये आपका ये हो गया आंसर। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 ये आपका ये भाग 4A मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 है। अब ये करंट का प्रश्न है उस समय का। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो आर्गन। आर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है जो विकिरण को न अवशोषित करती है न उत्सर्जित, इसलिए यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपका आंसर है। देवराय की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1659, दारा की यह अंतिम हार थी। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658, दारा वर्सेस औरंगजेब। धर्मत में विजय अप्रैल 1658 औरंगजेब वर्सेस जसवंत सिंह। करंट का प्रश्न। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? तो तुर्कमेनिस्तान। आयोग ने यही माना तुर्कमेनिस्तान, लेकिन तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला है काराकुम मरुस्थल। 70% इसका तुर्कमेनिस्तान में ही है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज। आयोग ने भी बी ही माना। कई आपको सोर्स में दिखेगा कि एनाफिलीज भी होगा, लेकिन आयोग ने बी ही माना है इसका आंसर, एडीज। मैच द फॉलोइंग 3 4 1 2। ये मुझे लगता है कि यूपीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा, कभी किसी एक का नाम दे देगा, फिर 4 ये ऑप्शन दे देगा, कभी इनमें से एक नाम दे देगा तो ये 4 ऑप्शन दे देगा। आप देखेंगे कि हर बार इन्हीं में से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता रहता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसलिए आपको यह रट जाना है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैकरल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, उष्मा जूल, दबाव दाब पास्कल। ये आपने याद रख लिया और यहाँ पे मैंने इसे बता दिया बैकरल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 3 4 2 1। ठीक, जय वाला क्षेत्र और राज्य 4 यहाँ से आपने याद रख लिया। फिर आप करेंट अफेयर का मैगजीन पढ़ेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएंगे कुछ। तीसरा, आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया और भी अदर एग्ज़ाम के, वहाँ से आपको कुछ मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपने अधिकांश जैवारक्षित क्षेत्र को कवर कर लिया। तो ऐसे ही हमें फैक्ट को कवर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। अब सतत विकास लक्ष्य SDG के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि 2016 से 2030 तक के लिए अपनाया गया है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की 70वीं बैठक में। अब क्या है मैं 17 SDG के बारे में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। SDG 1 नो पॉवर्टी, 2 जीरो हंगर, 3 गुड हेल्थ, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8वां इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11 सस्टेनेबल सिटीज़,
एच 12वां नहीं बताया क्या मैंने? 12वां आपका होगा कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका हो गया कंजम्पशन, ठीक। जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग और उत्पादन, ठीक है, ये इससे संबंधित है, जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग और उत्पादन, ठीक। 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस एंड जस्टिस और 17 पार्टनरशिप्स, ठीक। तो 17 आपको ये हो गए, आप इन्हें याद रख लीजिएगा क्योंकि इस पर भी प्रश्न हर बार आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 2023 का पेपर देखेंगे तो 2023 के पेपर में भी आपको इनमें से ही मिल जाएगा। ये हो गया आपका कंजम्पशन, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन से, गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त गैस। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इन्हें आप रट जाइएगा, ठीक। अब ये अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 2, 1, 4, 3 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में ये 6ठे राष्ट्रपति बने थे। कुछ समाचार पत्रिका हैं, ये उनके आंसर है, ठीक। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप रख जाइएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। तो 1 तथा 2 दोनों सही हैं। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनका 10 वर्ष पूरा हुआ रहता है, उनको भी आप देख लीजिएगा, करंट में आपको मिल जाएंगे वो। तो उनका कब प्रारंभ हुआ, उनके उद्देश्य क्या थे, उनको भी आपको पढ़ना है। ये भी मिस्टेक करंट का प्रश्न है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया? तो GS घुरे। तो वहाँ पे आपके 10 प्रश्न में जो आपने एक बॉक्स बनाया था उसमें 3 गया था, अब उसमें एक ये भी डाल दीजिए कि 4 प्रश्न, ठीक है। वर्ष 1950 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, ठीक। अब यहाँ पे आप गंगा एक्शन प्लान कब आया था, किस वर्ष में आया था, ये याद रख लीजिए कि 1985, क्योंकि आगे इस पर प्रश्न पूछ लेगा कि गंगा एक्शन प्लान कब आया था। अभी आपने देखा हरियाली योजना वाला, ठीक। तो ऐसे ही इस पर भी प्रश्न पूछ सकता है। ये तो इजी प्रश्न है। 2, 1, 4, 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4, 1, 3, 2 इसे भी आप रट जाइएगा, ठीक है। करंट प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है? तो नहीं। रेयान, यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। तो एक फैक्ट इसको याद रखा, 2, 3 फैक्ट आपने याद रखा और ये चौथा फैक्ट, यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। फिर आप देखेंगे कि इसी पर प्रश्न पूछा जाएगा आगे एग्जाम में। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनसांख्यिकीय लाभांश 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। कॉमन सेंस पर यह आधारित प्रश्न था। पहाड़ी भारतीय राज्यों में अवस्थित थी। 3, 4, 2, 1 ये इसका आंसर है। किस संविधान संशोधन, मैंने कहा ना संविधान संशोधन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69। कब? तो 1991। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा।
ये करंट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। यह अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है, जो DPSP का भाग है। ठीक, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत ये आता है। अब हम देख लेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा कि इसके स्रोत क्या थे। तो तत्कालीन USSR के संविधान से लिया गया था। समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में कब शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। बाद में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर एक देखा है फैक्ट। 3, 4, 2, 1। ठीक, तो मध्य इतिहास में हमें कुछ टर्म भी देखने को मिल जाते हैं इम्पॉर्टेंट, उन्हें आपको याद रखना है। अब बताइए, ये आपको जो प्रश्न मिला, तो इसलिए आपको वो जो आपको मैंने ऊपर बताया 4 से 4 क्वेश्चन, कि उन पे आपको समय नहीं देना है। आपको आगे आपके लिए इजी प्रश्न इंतजार कर रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो बोलीविया। तो दक्षिण अमेरिका के 2 ही स्थल रुद्ध देश हैं, बोलीविया, पराग्वे। बोलीविया की सीमा ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू से लगती है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनंत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? नाभिकीय ऊर्जा। ये करंट का प्रश्न है, अब ये सम्मिलित नहीं है। लोकसभा और चुनाव वर्ष तो 7वें 1982 में। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो केरल रबड़ से संबंधित है, जूट वेस्ट बंगाल, चाय असम और उत्तर प्रदेश गेहूं से संबंधित होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की, कौन सा एक सही है? आय निर्धनता और मानव निर्धनता। अभिकथन और कारण। अभिकथन, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्योंकि गर्मियों में इस क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। सही है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्म व शुष्क, ग्रीष्म ठंडी व वर्षायुक्त शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य रेखा की ओर खिसकती है, जो वर्षा लाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यह शुष्क महाद्वीपीय पवनों के प्रभाव में रहता है, कोई वर्षा नहीं। करंट का प्रश्न, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां ने। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 2018 से यह मनाया जाने लगा। ये करंट का प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। तो अब हमने 2020, 2021 और 2022 के पेपर को देखा। इसमें हमने एनालिसिस किया पेपर को, कुछ फैक्ट देखे, किस तरह से ट्रेंड है, किस तरह से पैटर्न है, क्या थीम है, किन पे प्रश्न बन रहा है, उनको देखा। ठीक, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे भी ऐसी ही क्लासेस आती रहेंगी इस YouTube चैनल पे। आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।